नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हम अस्मि के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है मनोज दत्त। भाषा विज्ञान आजकल हम पढ़ रहे हैं और इसी में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बहुरूपीय भाषा परिवार का संक्षिप्त परिचय, सामान्य परिचय एक तरह से। इससे पहले की वीडियोस में हमने भाषा परिवारों के बारे में जाना था, पारिवारिक वर्गीकरण जहाँ पर किया गया था, और उसमें हमने जाना था कि एक जो यूरोप और एशिया भूखंड में बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं उनके आधार पर 10 भाषा परिवार वहाँ पे बन रहे थे, जैसे कि बहुरूपीय भाषा परिवार, द्रविड़ परिवार, बुरुशस्की परिवार, काकोशी परिवार, यूरोप अल्ताई परिवार, इस तरह से। फिर एक अफ्रीका भूखंड था, उसमें सूडानी परिवार, बांतू परिवार थे। उसके बाद फिर एक प्रशांत महासागरीय भूखंड था, उसमें फिर पापुई परिवार, ऑस्ट्रेलियन परिवार था, और उसके बाद एक अमेरिकी भूखंड था जिसमें अमेरिकी परिवार। इस तरह से अनेक भाषा परिवार वहाँ पर उनके विषय में हमने जाना था, पारिवारिक वर्गीकरण जहाँ पर किया गया था। इसी क्रम में जब जो यूरोप और एशिया वाला भूखंड है, इसमें जो अनेक परिवार आए थे, इनमें जो सबसे बड़ा भाषा परिवार है वो है बहुरूपीय भाषा परिवार, जो भारत और यूरोप वाले भूखंड में जो भाषाएं बोली जाती हैं और उनमें पाई जाने वाली समानता के आधार पर जो एक परिवार का नाम उसे दिया गया, भारत यूरोपीय परिवार या बहुरूपीय भाषा परिवार, उसी के विषय में हमने थोड़ा जानना है आज। मुख्य रूप से इसके विषय में हम जान ही चुके हैं थोड़ा बहुत कि इसकी ध्वनियाँ कौन कौन सी थी, किस तरह से वो विकसित हुई। इसके अगर इतिहास की बात करें तो ये एक कल्पना की गई थी कि भारत जो बहुरूपीय भाषा परिवार की जो भाषाएं हैं, इस भाषा को बोलने वाले लोग किसी समय पर एक ही स्थान पर रहते थे, एक ही जगह पर वो रहते थे और एक भाषा का प्रयोग वो करते थे। वह भाषा कौन सी थी, तो उसको मूल बहुरूपीय भाषा नाम दिया गया था, प्रोटो इंडो यूरोपियन, PIE, ठीक है। और उस भाषा को बोलने वाले जब अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों के कारण, किसी भौतिक कारण, दैवीय आपदा के कारण जब उस स्थान से अलग अलग स्थानों की ओर गए, अलग अलग स्थानों पर जाकर बसे, तो वहाँ की परिस्थिति के आधार पर उनकी भाषाओं में भी विकार आने लगा। लेकिन कुछ ध्वनियाँ ऐसी थी, कुछ शब्द ऐसे थे जो मूल बहुरूपीय भाषा में जो शब्द बोले जाते थे, वो प्रयोग करते थे, वो उनकी उन भाषाओं में भी उसी रूप में सुरक्षित रहे। और इस आधार पर उन सभी भाषाओं का एक तुलनात्मक अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला गया कि ये जो मूल बहुरूपी भाषा बोलने वाले जो लोग थे, मुख्य रूप से उनको आर्य बोला जाता है। तो ये आर्य, फिर इसमें भी कई अलग डिबेट है कि आर्य का जो है निवास स्थान कहाँ पर था। भारत में उनका निवास स्थान वैसे माना जाता है, लेकिन अनेक विद्वानों ने अनेक प्रकार की रिसर्च की और अलग अलग अपने अपने देश में अपने अपने जो है स्थान पर उन्होंने उनको उनके मूल निवास होने का जो है प्रमाणित करने का प्रयास किया। इससे पहले कुछ दिल्ली विश्वविद्यालय में 2-4 साल पहले एक सेमिनार भी हुआ था जिसमें आर्यन इन्विजन थ्योरी के ऊपर बड़ा रिसर्च हुआ था, और इसको पुष्ट किया गया था इस बात को कि किस तरह से आर्यों को भारत से बाहर उनका निवास स्थान सिद्ध किया जाता है, जो कि गलत है, और भारत में ही उनका निवास स्थान था। यह अनेक तरह के प्रमाणों से उसको सिद्ध किया गया था। दिल्ली विश्वविद्यालय की संस्कृत विभाग के द्वारा ये आयोजन किया गया था। अनेक विभाग भी इसमें सम्मिलित थे, विदेशों से भी इसमें विद्वान आए हुए थे। बात यह है कि आर्य जो भाषा बोलते थे वो मूल बहुरूपीय भाषा थी, और उसको बोलने वाले जब अलग अलग स्थानों पर गए तो वो उस तरह की उस भौगोलिक परिस्थिति के कारण भाषाओं में भी अलग अलग तरह के परिवर्तन आए, लेकिन कुछ शब्द, कुछ ध्वनियाँ जो मूल रूप में जिस प्रकार थी उसी प्रकार उन भाषाओं में भी रही, और उन्हीं के तुलनात्मक अध्ययन के कारण यह जानने का प्रयास किया गया कि जो ये एक इतनी प्रकार की जो भाषाएं हैं और इनमें एक जो समानताएं हमें कहीं कहीं दिखाई दे रही हैं, तो क्या एक परिवार के रूप में इनको हम मान सकते हैं, और अगर मान सकते हैं तो उसको नाम क्या दिए, तो उसको नाम दिया गया बहुरूपीय भाषा परिवार, जो भारत और यूरोप में बोली जाने वाली भाषाओं में पाई जाने वाली समानता के आधार पर यह नाम दिया गया था। अब ये जो बहुरूपीय भाषा परिवार, ये जो नाम दिया गया है, पूर्ण रूप से सत्य भी नहीं है और पूर्ण रूप से असत्य भी नहीं है। जैसे कि बहुरूपी भाषा परिवार में जो भाषाएं बोली जाती हैं, ज़रूरी नहीं कि भारत की सभी भाषाएं बहुरूपी परिवार में आती हों, लेकिन क्योंकि द्रविड़ अलग है, द्रविड़ भाषा परिवार अलग भाषा परिवार है एक, ठीक है। उसी प्रकार यूरोप में भी कई ऐसी भाषाएं हैं जो बहुरूपी भाषा परिवार में नहीं आती हैं, ठीक है। तो पूर्ण रूप से यह जो है यह लक्षण, यह नाम जो है, नामकरण जो है बहुरूपीय भाषा परिवार, ये पूर्ण रूप से व्याप्त भी नहीं होता है और पूर्ण रूप से अव्याप्त भी नहीं होता है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि भारत और यूरोप में बोली जाने वाली कुछ भाषाओं की समानता के आधार पर यह नाम देना ठीक है, बहुत गलत भी नहीं है और पूर्ण रूप से सत्य भी नहीं है, ठीक है।
अब भारूपी भाषा परिवार की मूल ध्वनियाँ कौन कौन सी थी, भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, उनके विषय में हमें जानना है। और मूल भारूपी भाषा की कौन सी ध्वनियाँ थी, उसमें किस प्रकार के शब्द होते थे, उनके विषय में हम जान चुके हैं। कौन कौन सी भाषाएं इसमें थी, हमने ये जाना था कि जब तुलनात्मक अध्ययन किया गया तो इसमें संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, अवेस्ता, इन भाषाओं को लिया गया। और इन भाषाओं में समानता के आधार पर जो है लैटिन या अवेस्ता भाषा का सतम शब्द लिया गया, जो 100 संख्यावाची शब्द का प्रतीक था। सतम शब्द अवेस्ता भाषा का सतम शब्द था। और उसके आधार पर 2 प्रकार के वर्गीकरण किए गए, एक सतम वर्ग और एक केंटुम वर्ग। तो भारूपी भाषा परिवार की भी इस तरह से 2 शाखाएं हो गई। एक तो वे भाषाएं जो उस 100 संख्यावाची शब्द को बताने वाले सतम शब्द के करीब थे। ठीक है, असल में ये शतम मैंने लिख दिया है तो सतम कर देंगे, शतम संस्कृत में बोलते हैं। और दूसरा कि वो जो केंटुम के करीब थे। तो इस तरह से 2 जो है वर्ग इसके बन गए। मुख्य रूप से अगर हम समझें तो मूल भारूपी भाषा जो है या भारूपी भाषा परिवार जो है, इसमें 10 इसकी शाखाएं हैं और इनमें से 4 शाखाएं जो हैं वो सतम वर्ग में आती हैं और जो 6 शाखाएं हैं वो केंटुम वर्ग में आती हैं। इन्हीं के विषय में समझना, कौन कौन सी भाषाएं हैं, कौन कौन सी शाखाएं हैं और किस किस शाखा की कौन कौन सी भाषाएं हैं, किन किन स्थानों पर वो बोली जाती हैं, इन्हीं के बारे में समझना ही है मूल भारूपी भाषा परिवार का सामान्य परिचय। अब आप याद रखना, यहाँ पर मूल सिलेबस में भारूपी भाषा परिवार का सामान्य परिचय लिखा गया है, भारूपी भाषा का नहीं लिखा गया। अगर भाषा का बोला होता तो फिर हमें वहाँ पर कई सारे चीज़ें हमें देखनी पड़ती कि किस तरह से उसमें परिवर्तन हुए। हालांकि उसके विषय में भी हम जान चुके हैं कि ध्वनियाँ कौन सी थी, शब्द किस तरह से होते थे, किस तरह से परिवर्तन उनमें हुआ, ये हम जान चुके हैं अलग अलग इससे पहले की वीडियोज़ में। लेकिन हमें यहाँ पर मुख्य रूप से भारूपी भाषा परिवार पर फोकस करना है। तो परिवार में क्या आता है, परिवार का नाम क्यों पड़ा और परिवार के सदस्य कौन से हैं, इन्हीं के विषय में जान लेते हैं और यही टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो सतम वर्ग में कौन कौन सी 4 परिवार आते हैं, 4 शाखाएं इसकी कौन कौन सी हैं। एक तो है भारत ईरानी, ठीक है, जिसमें भारत की संस्कृत भाषा है और ईरानी में अनेक भाषाएं आ जाती हैं। ईरानी भाषा का इतिहास समझने के लिए उसको 3 भागों में बांटा गया है, एक प्राचीन ईरानी, मध्य और फिर आधुनिक। प्राचीन ईरानी जो है वो अवेस्ता उनका जो ग्रंथ है। अब जैसे यहाँ पर वेदों के लिए छंद शब्द का प्रयोग भी किया जाता है और छंदस जो है वह संस्कृत के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो एक उसी प्रकार जो अवेस्ता है, ये अवेस्ता एक भाषा भी है, ठीक है, और अवेस्ता जो है उनके ग्रंथ का नाम भी है। अवेस्ता ग्रंथ का नाम भी है और अवेस्ता उसकी भाषा भी है, तो दोनों एक ही हैं, ठीक है। मतलब ये है, अवेस्ता शब्द जो है वो संस्कृत के अवस्था शब्द से बना है। अवस्था या व्यवस्था, इस तरह के नियमों को एक तरह से व्यवस्थित रूप से रखना, इसी को अवेस्ता कहा गया। और जैंद जो है, जैंद नाम भी इसको दिया जाता है, जैंदावेस्ता भी कहा जाता है इसको। तो प्राचीन जो ईरानी है, फारसी है, उसके पूर्व भाग में, मतलब ईरान के पूर्व भाग में जो बोली जाती थी उसको अवेस्ता, और जो पश्चिमी भाग में बोली जाती थी उसको प्राचीन फारसी नाम से जाना जाता था। मूल रूप में अवेस्ता ही थी वो। मध्यकालीन में फिर वो पहलवी ने उसका स्थान ले लिया। पहलवी भाषा, इसकी भी अनेक 2 शाखाएँ थी मुख्य रूप से, एक हुजवा रेश और एक पारसी भाषा, ठीक है, पाजंद उसे कहा जाता था। और ये पारसी ही थे। जब इस्लामिक आक्रमण ईरान पर हुआ तो फिर वहाँ से ये निकलकर भारत में आए और गुजरात में इन्होंने फिर शरण ली, ठीक है। और आधुनिक फारसी की बात अगर हम करें तो, या आधुनिक ईरानी की, तो इसकी भी अनेक भाषाएं हैं जो डेवलप होके, पश्तो जैसे है, ये अफ़गानिस्तान में बोली जाती है, बलूची है जो बलूचिस्तान की भाषा है, फिर पामीरी है, कुर्दिश है, और फ़ारसी का जो मूल रूप आज है। तो ये जो हैं, ये सभी जो है भारत ईरानी शाखा, मतलब भारूपी भाषा परिवार जो है, भारूपी भाषा परिवार के भारत ईरानी शाखा की भाषाएं हैं। दूसरी शाखा है इसकी बाल्टो-स्लाविक, जिसमें बाल्टिक और स्लाविक 2 मुख्य रूप से भाषाएं आती हैं। बाल्टिक में भी प्रशियन, लिथुआनियन और लेट्टिक भाषाएं मुख्य हैं। अब ये पर्शियन नहीं है, प्रशियन है। प्रशा एक क्षेत्र है, वहाँ पर ये भाषा बोली जाती है, प्रशियन। स्लाविक को 3 भागों में बांट लेते हैं, पूर्वी स्लाविक, पश्चिमी स्लाविक और दक्षिणी स्लाविक। क्वेश्चन क्या आता है कि ये भाषा, एक भाषा दे देंगे आपको, ये भाषा किस भाषा परिवार की शाखा है, ये पूछ लेंगे। तो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी भाषाएं हैं और किस भाषा परिवार में, या फिर भारूपी भाषा परिवार की किस शाखा की ये भाषा है, ये प्रश्न वहाँ पर आ सकता है। तो इसलिए इन भाषाओं के बारे में जानना जरूरी है। स्लाविक को 3 भागों में बांटा। पूर्वी स्लाविक में महारूसी, श्वेत रूसी और लघु रूसी, जिसको रुथेनी कहा जाता है, ये आता है। महारूसी असल में जो अभी रूस की जो मुख्य भाषा है, रशियन, ये महारूसी ही है।
पश्चिमी स्लाविक की बात करें तो इसमें जेक भाषा, पोलिश भाषा और स्लोवाकी भाषा जो है मुख्य रूप से हैं। और दक्षिणी स्लाविक की बात करें तो बल्गेरी भाषा और सर्बो क्रोटी भाषा जो है ये मुख्य रूप से आते हैं, सर्बो क्रोटी। तीसरा जो इसकी शाखा है वो है आर्मीनी शाखा। इसकी भी 2 उपभाषाएं हैं, एक तरह से इसके 2 मुख्य भाषाएं इसमें, स्तंबुल और अरारट। और चौथा जो है वो है अल्बानी या इलीरियन लैंग्वेज इसको कहा जाता है, इलीरी लैंग्वेज, ठीक है। तो ये 4 शाखाएं जो हैं वो सतम वर्ग की थी। उसके बाद आता है केंटुम वर्ग। केंटुम वर्ग में मुख्य भाषा एक तो ग्रीक है ही। अब ये तो जो अभी जो हम ये वीडियो देख रहे हैं इसमें आपको बस मैं भाषाओं के नाम ही बता रहा हूँ, और क्योंकि मैं खुद जो है मेरी दिलचस्पी है भाषाओं के इतिहास को जानने में, बड़ा मज़ा आता है इनको पढ़ने में। अगर आप पढ़ेंगे कि कौन सा शब्द कैसे बना तो वो इतिहास, उसका जो एक जर्नी है उस शब्द की, वो जानने में बहुत आनंद मिलता है, बहुत अच्छा, आपको काफ़ी चीज़ें जानने को मिलती हैं कि कैसे कैसे डेवलप होकर वो शब्द किस अर्थ में था और किस तरह से प्रयोग उसका होने लगा। तो अगर समय मिलेगा तो मतलब मैं इन सभी भाषाओं का इतिहास क्या है और इन सभी भाषाओं, ये भाषाएं कहाँ पर बोली जाती हैं, आज इन भाषाओं की क्या स्थिति है, कुछ भाषाएं जो विलुप्त हो गई हैं, कुछ भाषाओं के बोलने वाले बहुत कम संख्या में हैं, इनके विषय में एक अलग से एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा। नॉलेजेबल ही होगा, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो वो भी आप देख लेना। लेकिन एग्ज़ाम के लिए, अगर नेट के एग्ज़ाम के लिए आपको पढ़ना है तो ये ठीक है, इतना आपको लिए इनफ होगा, ठीक है। तो ग्रीक और संस्कृत में भी काफ़ी समानताएं हैं, काफ़ी विषमताएं हैं। ग्रीक और संस्कृत का संबंध क्या है वो भी हम उसमें जानेंगे। केंटुम वर्ग की मुख्य शाखा एक है ग्रीक और दूसरी शाखा है केल्टिक, ठीक है। फिर एक तीसरी शाखा है जर्मनिक या ट्यूटेनिक लैंग्वेज। जर्मनिक या ट्यूटेनिक लैंग्वेज को हम 3 भागों में बांट लेते हैं। जो पूर्वी क्षेत्र में बोली जाता है जर्मनी के, तो उसे गाथिक बोलते हैं, जैसे संस्कृत से हिंदी आदि निकली, उसी तरह गाथिक को भी मूल माना गया है इन सभी भाषाओं का। जर्मनी के ट्यूटेनिक का जो उत्तरी क्षेत्र है, जर्मन का उत्तरी क्षेत्र है, वहाँ पर अलग अलग भाषाएं, मुख्य रूप से 4 भाषाएं हैं। एक आइसलैंडिक है जो आइसलैंड में बोली जाती है, एक नॉर्वेजियन है जो नॉर्वे में बोली जाती है, फिर एक डेनिश है जो डेनमार्क की भाषा है, और एक स्वीडिश है जो स्वीडन की भाषा है। और इसके जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर ये 5 भाषाएं मुख्य रूप से वहाँ पे प्रचलन में है। एक तो अंग्रेजी है जो इंग्लैंड की लैंग्वेज है, इन सब के मूल में जर्मन ही है, असल में गाथिक है। अगर हम और जो गहराई में जाएं तो उच्च जर्मन जो है वो दक्षिणी जर्मनी में बोली जाती है, और जो निम्न जर्मन है वह उत्तरी जर्मनी में बोली जाती है। निम्न जर्मन और उच्च जर्मन जो है ये मनुष्य के वर्ग को नहीं बताती है कि कोई उच्च वर्ग था तो उच्च जर्मन, ऐसा नहीं है। बल्कि जो दक्षिणी क्षेत्र है जर्मनी का वो पहाड़ी क्षेत्र में बसा, वो मतलब वो उसमें पहाड़ी क्षेत्र है, ऊंचे ऊंचे स्थान है, इसलिए उच्च जर्मन उसको बोलते हैं। और जो उत्तरी क्षेत्र है जर्मन का वो मैदानी भाग है, निचला स्थान है, इसलिए उसको निम्न जर्मन कहते हैं। और डच भाषा है पश्चिमी क्षेत्र की जो हॉलैंड में बोली जाती है, और फ्लेमिश है एक जो बेल्जियम में बोली जाती है। इसके बाद इटैलिक या रोमांस भाषाएँ हैं कुछ। रोमांस भाषा का मतलब क्या है, ठीक है, रोमन से जो निकली हुई हैं, ठीक है। रोमांस शब्द भी, क्योंकि रोम जो देश है वह वहाँ प्रेम प्रसंगों के लिए अपना बहुत वो प्रचलित था, वहाँ की कठपुतलियों का जो है जिस तरह से वो प्रयोग करते थे, और अनेक प्रकार के प्रेम प्रसंगों के लिए असल में रोम साम्राज्य जो था या रोम जो देश था, स्थान था, वो बहुत प्रसिद्ध था। और इसीलिए उसी से जो शब्द आज हम यूज करते हैं रोमांस, बहुत रोमांटिक है, तो ये क्योंकि रोम के देशों से संबंधित, रोम के देशवासियों से संबंधित है, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत प्रेम प्रसंग में ज़्यादा उनको दिलचस्पी थी, और वहीं से ये शब्द रोमांस से निकल कर आया और आज हम इसका प्रयोग करते हैं। तो उनसे संबंधित जो भाषाएं, रोमन या रोम के आसपास की जो भाषाएं थी उनको रोमांस भाषाएं कहा गया। इसमें मुख्य रूप से एक इटालियन है जो इटली, सिसिली और कोर्सिका है, ठीक है। इसकी 3 शाखाएं हैं अलग से। फ्रेंच जो है वो फ्रांस की भाषा है, स्पेनिश स्पेन की, रोमानियन जो भाषा है वो रोमानिया की है, पुर्तगाली जो भाषा है वो पुर्तगाल की है, पुर्तगीज उसे कहते हैं। और हिटाइट और तोखारी इसकी 2 और जो केंटुम वर्ग है इसकी 2 अन्य शाखाएं हैं। दोनों ही शाखाएं अभी विलुप्त प्राय हैं। दोनों का अपना एक समय था। एक हूण, तोखारी भाषा तो हूणों ने इसको नष्ट कर दिया, तो उसके बाद ये समाप्त ही हो गई। और हिटाइट में भी जो लास्ट जो था 16वीं शताब्दी तक ही इसका इतिहास मिलता है, फिर उसके बाद ये भी समाप्त ही हो गई है लगभग। तो ये 2 अन्य, लेकिन फिर भी जब इनको भी, इनमें भी मतलब काफ़ी डिबेट है कि इनको हम
किस परिवार में रखे हैं। असल में भारूपी भाषा परिवार में आ ही नहीं रही थी, लेकिन कुछ साम्यताओं के आधार पर जो अभिलेख मिले, शिलालेख मिले 16वीं शताब्दी के या उससे पूर्व के, तो उनके आधार पर इसको भारूपी भाषा परिवार में रखा गया है। तो हिटाइट और तोखारी भी जो है यहाँ की मुख्य भाषाएं, जो केंटुम वर्ग में इसको रखा गया है। तो इस तरह से भारत ईरानी शाखा, बाल्टोस्लाविक शाखा, आर्मीनीज शाखा और अल्बानी शाखा, ये 4 सितम वर्ग की शाखाएं। और यहाँ से फिर ग्रीक, केल्टिक, जर्मनी के ट्यूटनिक, इटैलिक और रोमांस और हिटाइट और तोखारी, ये 6 केंटुम वर्ग की शाखाएं, ये 10 शाखाएं मिलकर बनाती हैं भारूपी भाषा परिवार। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, ये याद कर लीजिए, यहाँ से आपको कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए अब इन भाषाओं में सतम क्या समानता थी, केंटुम में क्या समानता थी, ये सब हम जान चुके हैं। अगला जो हमारा वीडियो होगा उस पर जो टॉपिक्स छूट गए हैं, भाषा और वाक में क्या अंतर है, भाषा और बोली में क्या अंतर है, ये एक टॉपिक छूट गया है। और लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत में क्या डिफरेंस है वो हमें जानना है। तो फिर भाषा विज्ञान यहीं पर समाप्त हो जाएगा, फिर हम अन्य सब्जेक्ट्स की ओर बढ़ेंगे। तो अपना ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।